नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे निर्णायक मोड़ को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। 1857 का विद्रोह। इसे अक्सर भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई सैनिक बगावत नहीं थी, बल्कि 100 सालों से जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था, ये उसका ज्वालामुखी था जो आखिरकार फट पड़ा। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना की वजहों और इसके नतीजों की गहराई में उतरते हैं। विद्रोह की जो तात्कालिक वजह बनी वो थी एक अफवाह। सिपाहियों के बीच ये खबर आग की तरह फैल गई कि उन्हें जो नई एनफील्ड राइफल दी जा रही है उसके कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के सैनिकों के लिए उनकी आस्था, उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। बस इसी एक चिंगारी ने पूरे उपमहाद्वीप में दबे हुए गुस्से को भड़का दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक अफवाह में इतनी ताकत थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सके, या फिर ये बस वो आखिरी तिनका था जिसने सब्र का बांध तोड़ दिया? सच तो ये है कि ये कारतूस तो सिर्फ एक बहाना था। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी थी, जो सालों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इन सभी परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम बैरकों में लगी उस पहली चिंगारी से शुरू करेंगे, फिर जमीन पर कसे जा रहे आर्थिक शिकंजे को समझेंगे, सत्ता पर जो हमले हो रहे थे उनकी पड़ताल करेंगे, और ये भी देखेंगे कि आखिर एक सैनिक के सब्र का बांध कैसे और क्यों टूटा। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि इस विद्रोह को कैसे दबाया गया और उसके बाद एक नए राज की नींव कैसे रखी गई। चर्बी वाले कारतूसों की खबर ने सबसे पहले बैरकपुर की छावनी में आग लगाई, जहां मंगल पांडे जैसे सिपाही ने बगावत की पहली आवाज उठाई। हालांकि इन शुरुआती विरोधों को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन वो चिंगारी बुझी नहीं, सुलगती रही। असली धमाका हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में। वहां सिपाहियों ने एक साथ मिलकर बगावत कर दी, अपने बंदी साथियों को आजाद कराया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और इतिहास का रुख बदलने के लिए सीधे दिल्ली की ओर चल पड़े। अब बात करते हैं उस पहली और शायद सबसे गहरी वजह की जिसने इस विद्रोह की जमीन तैयार की, यानी कि आर्थिक कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियां थीं, उन्होंने भारत की आर्थिक कमर ही तोड़कर रख दी थी। चाहे वो बड़े बड़े जमींदार हों या फिर छोटे किसान, हर कोई इन नीतियों के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 21,000। ये संख्या है अवध के उन तालुकदारों की जिनकी जागीरें अंग्रेजों ने जब्त कर ली थीं। अब समझिए, ये तालुकदार सिर्फ जमींदार नहीं थे, ये तो पीढ़ियों से अपने अपने इलाकों के छोटे मोटे शासक जैसे थे। उनके पास अपनी छोटी सेनाएं होती थीं, अपने किले होते थे, और स्थानीय लोगों में उनका बहुत सम्मान था। अंग्रेजों ने एक झटके में इन 21,000 तालुकदारों को उनकी जमीन, उनकी हैसियत और उनकी रोजी रोटी से बेदखल कर दिया। नतीजा, एक बहुत बड़ा और ताकतवर तबका अंग्रेजों का जानी दुश्मन बन गया। ये पूरी तबाही की एक चेन थी, एक के बाद एक सब कुछ बर्बाद हो रहा था। सबसे पहले इनाम कमीशन जैसी संस्थाओं ने जरा सी भी कागजी कमी मिलने पे हजारों जमींदारियां छीन ली। इससे तालुकदार कंगाल हो गए। फिर नई भूमि व्यवस्था के तहत किसानों पर इतना ज्यादा लगान लगा दिया गया कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। अब इस लगान को चुकाने के लिए बेचारे किसान स्थानीय साहूकारों से बहुत ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर हुए, और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस कर्ज के जाल में फंसते चले गए। सिपाही, जो वर्दी पहने हुए किसान ही तो थे, जब अपने गांव लौटते थे तो यही तबाही अपनी आंखों से देखते थे, और उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आर्थिक तौर पर तो लोगों को तोड़ा ही जा रहा था, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेज राजनीतिक रूप से भी भारतीय सत्ता को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। उनकी पॉलिसियों का एक ही मकसद था, स्थानीय शासकों को कमजोर करो और उनके राज्यों को हड़प लो। जाहिर है, इससे शासक वर्ग में बहुत ज्यादा नाराजगी फैल रही थी। इसका सबसे बड़ा और कुख्यात हथियार था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। इस नीति के मुताबिक अगर किसी भी सहायक राज्य का राजा बिना किसी असली पुरुष वारिस के मर जाता तो उसका राज्य सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। भारतीय शासक इसे एक नाजायज और धोखेबाजी नीति मानते थे। इसी नीति के तहत सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई बड़े राज्य हड़प लिए गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो जबरदस्त प्रतिरोध था, वो इसी अन्याय का नतीजा था। और अवध का विलय तो शायद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। 1856 में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह पर
कुशासन का इल्जाम लगाया और अवध को हड़प लिया। और ये तब किया जब अवध दशकों से उनका वफादार सहयोगी रहा था। इसका असर क्या हुआ? अवध की सेना के 60,000 सैनिक, सोचिए 60,000 सैनिक रातों रात बेरोजगार हो गए। वहां की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर गया। यही बेरोजगार सैनिक जब अपने गांवों को लौटे तो वो विद्रोह की आग में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। तो अब आते हैं उन लोगों पर जो इस विद्रोह के बिल्कुल केंद्र में थे, सिपाही। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सिपाही सिर्फ सैनिक नहीं थे। जैसा कि कहा जाता है, ये वर्दी में किसान थे। वो आम लोगों की आर्थिक और राजनीतिक तकलीफों को तो महसूस कर ही रहे थे, पर इसके अलावा उनकी अपनी भी कुछ खास शिकायतें थीं, जिन्होंने आखिरकार उनके सब्र का बांध तोड़ ही दिया। जरा ये फर्क देखिए, इससे भेदभाव की कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। भारतीय सिपाही को बहुत कम तनख्वाह और बेहद खराब हालात में रहना पड़ता था। वहीं यूरोपीय सैनिक की तनख्वाह भी ज्यादा थी और उसे सुविधाएं भी बेहतर मिलती थीं। एक भारतीय सिपाही चाहे कितना ही काबिल क्यों ना हो, वो सूबेदार के पद से ऊपर जा ही नहीं सकता था, जबकि एक नया नवेला यूरोपीय सैनिक भी उससे ऊंचा दर्जा रखता था। नस्ली अपमान और भेदभाव तो जैसे रोज की बात थी। और फिर 1857 से ठीक पहले एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने सिपाहियों को और भड़का दिया। 1854 में डाकघर अधिनियम आया, जिसने उनकी मुफ्त डाक सेवा बंद कर दी। ये उनके लिए अपने घर परिवार से जुड़े रहने का एक बहुत जरूरी जरिया था। फिर 1856 में आया सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसके तहत नए सिपाहियों को कहीं भी, यहाँ तक कि समुद्र पार भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता था। कई ऊंची जाति के हिंदुओं के लिए समुद्र पार करना अपना धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। इन सब के बाद जब चर्बी वाले कारतूसों की खबर आई तो उसने आग में घी डालने का काम किया। विद्रोह बहुत तेजी से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे कई बड़े सेंटर्स में फैल गया। लेकिन अंग्रेजों ने इसका जवाब और भी ज्यादा तेजी और कहीं ज्यादा क्रूरता से दिया। विद्रोहियों के पास कोई एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व नहीं था और न ही भविष्य की कोई साफ योजना थी। बस इसी कमजोरी का फायदा उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। तो सवाल ये है कि आखिर ये विद्रोह नाकामयाब क्यों हुआ? इसकी कई बड़ी वजह थी। सबसे बड़ी वजह थी एक मजबूत और एकजुट लीडरशिप की कमी। बहादुर शाह जफर एक प्रतीक जरूर थे, लेकिन वो असली कमांडर नहीं थे। विद्रोहियों के पास कोई एक साझा सोच या भविष्य का प्लान नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसे कम्युनिकेशन के साधन थे और उनके संसाधन भी कई ज्यादा थे। और सबसे जरूरी बात, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। पंजाब, दक्षिण भारत और कई रियासतों ने या तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया या फिर खुलकर अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसके जो नतीजे निकले वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले थे। इस एक घटना ने भारत में ब्रिटिश शासन का तरीका, उसकी सोच, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। 1857 एक ऐसा मोड़ था जिसने एक युग का अंत किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक नए, ज्यादा संगठित और ज्यादा सतर्क दौर की शुरुआत की। इस स्लाइड में 1857 से पहले और बाद के भारत का फर्क साफ दिखता है। पहले भारत पर एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। अब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। सेना में अंग्रेजों ने 1857 में देखी गई हिंदू मुस्लिम एकता से एक बड़ा सबक लिया। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में लागू किया और रेजिमेंटों को जाति और धर्म के आधार पर बनाना शुरू कर दिया, ताकि सैनिक फिर कभी एक होकर उनके खिलाफ खड़े न हो सके। इसके अलावा राज्यों को हड़पने की नीति भी छोड़ दी गई और राजाओं को ये गारंटी दी गई कि अगर वो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हैं तो उनके राज्य सुरक्षित रहेंगे। विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा प्रशासनिक नतीजा था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस एक कानून ने औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी शक्तियां छीनकर ब्रिटिश ताज को सौंप दी। एक ट्रेडिंग कंपनी का 100 साल पुराना राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसका मुखिया अब भारत में वाइसरॉय कहलाता था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, और जैसा कि बहुत से इतिहासकार मानते हैं, कि 1857 का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ था। इसने एक युग का अंत किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एक नए, ज्यादा क्रूर और सोची समझी रणनीति वाले दौर की शुरुआत की। शासन करने का तरीका बेशक बदल गया, लेकिन शोषण का इरादा वही रहा, बल्कि शायद और मजबूत हो गया।
तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि 1857 का विद्रोह अपने तात्कालिक मकसद में भले ही नाकाम रहा हो, पर क्या इसने अनजाने में एक एकजुट भारतीय पहचान के पहले बीज बो दिए थे? क्या नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नायकों की कहानियों ने आने वाले समय में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरणा का काम किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विद्रोह को सिर्फ एक हार के तौर पर नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के बनने की दिशा में एक दर्दनाक लेकिन बेहद ज़रूरी कदम के रूप में देखने पर मजबूर करता है।